हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज हम करने वाले हैं IC38 सुपर 50 2026-27 सीरीज का पार्ट 3। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से ये मैं कहना चाहूंगी कि जो भी आपको क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे उन्हें आपने ध्यान से करना है, समझ के करना है, क्योंकि जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कई बार उनके जो पूछने का ढंग है ना वो बदल दिया जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, सिर्फ पूछने का वे वो चेंज कर देंगे। तो इसलिए आपको जो क्वेश्चंस को करना है उनके कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले कर लेते हैं जो हमारा पार्ट 2 था उसके बोनस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अ सेल्समैन शुड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग बिकॉज एक जो सेल्समैन है, अब देखिए सेल्समैन कौन, जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस एजेंट है, वो क्या है, सेल्समैन ही हो गया ना एक प्रकार से, अगर हम इंश्योरेंस को ही कंसीडर करते हुए चले क्योंकि पॉलिसी सेल करता है। तो अब एक सेल्समैन को एक्टिव लिसनिंग क्यों आनी चाहिए, मतलब एक्टिवली उसे चाहिए कि वो अपने कस्टमर को लिसन करे, क्या कस्टमर चाहता है, क्या कस्टमर की डिमांड है। ठीक है, तो अब इनमें से जो राइट ऑप्शन है रिलेटेड टू एक्टिव लिसनिंग आपको वो चूज करनी है। तो आपको सही जो चूज करने के लिए सारी ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए चेक करते हैं, पहली क्या है, ही शुड अंडरस्टैंड द क्लाइंट फर्स्ट एंड देन ओनली ही विल बी एबल टू मेक द कस्टमर अंडरस्टैंड। तो उसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए कि पहले वो कस्टमर को, क्लाइंट को अच्छी तरह से समझे, उसे सुने, और तभी वो समझ पाएगा कि कस्टमर जो है क्या चाहता है ना। उसके बाद है अनलेस ही लिसन टू क्लाइंट क्लाइंट विल नॉट बॉदर टू लिसन हिम। देखिए अब कह रहे हैं कि अगर वो ध्यान से क्लाइंट को नहीं सुनेगा तो क्लाइंट भी बॉदर नहीं करेगा उसको सुनने के लिए। दिस इज द प्रूफ ऑफ हिज बीइंग एक्टिव थ्रू आउट। अब ये कह रहे हैं कि एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है कि ये एक प्रूफ होता है कि जो सेल्समैन है वो थ्रू आउट एक्टिव रहा है। और लास्ट कह रहे हैं कि एक्टिव लिसनिंग इज द मेजर टू टेल वेदर सेल्समैन विल बी सक्सेसफुल इन सेल और नॉट। तो कि भी एक्टिव लिसनिंग एक ऐसा मेजर है जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि सेल्समैन जो है वो एक सक्सेसफुल सेल्समैन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव लिसनिंग का इन सभी में से जो राइट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन ए है, क्योंकि एक्टिवली किसी को लिसन करना, जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएं उसको आपने पहले सुनना है, समझना है कि वो क्या चाहता है, किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहता है, उसके बाद ही आप उसे सही प्रोडक्ट जो है वो गाइड कर सकते हैं, है ना। तो कई बार इस तरह के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं इनमें कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ते हुए, क्योंकि तो नॉर्मल सी बात है ना। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म गोल। देखिए अब नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से आपको चुनना है कि आपके हिसाब से जो एक सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म गोल होगा ना वो क्या होगा। बाइंग एन एलसीडी टीवी, अब देखिए कि एक एलसीडी टीवी अपने लिए खरीदना, बाइंग अ हाउस एक घर खरीदना, वेकेशन अब्रॉड, अब्रॉड में वेकेशन के लिए प्लानिंग करना मतलब, है ना, और पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन। तो आपके हिसाब से जो सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म गोल है, बाकी भी सबसे अच्छे हैं, पर जो हमारे लिए होगा, जो हमारी सुरक्षा के लिए है, जो हमारी आफ्टर रिटायरमेंट जो हमारी लाइफ है उसके लिए जो सबसे सुटेबल यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल है वो कौन सा है, वो है पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन, यानी कि पहले ही अपने रिटायरमेंट के बारे में प्लानिंग करना जो है सबसे बढ़िया यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल में कंसीडर किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको ना ये तीन जो है प्रोडक्ट्स याद करने पड़ेंगे। क्या है ये है, एक तो है कॉन्टिंजेंसी प्रोडक्ट। देखिए कॉन्टिंजेंसी का मतलब क्या होता है, आकस्मिकता, मतलब पता नहीं होता है कि कहाँ से कब कौन सी मुसीबत आ जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट जो हमें ऐसी मुसीबत के वक्त सपोर्ट करेगा, सुरक्षा दिलवाएगा, वो कौन सा है वो आप जानते हैं, वो है इंश्योरेंस। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट।
मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आप पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, वो आगे शेयर्स। और तीसरा है ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करवा देते हैं, निकलवा लेते हैं। तो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट जो है वो कौन से आ जाते हैं, बैंक डिपॉजिट। तो इन तीनों को आपने ध्यान में रखना है। किसी भी तरह से आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मतलब वो कुछ स्टेटमेंट इस तरह की बना देंगे और फिर आपसे पूछेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट हो गया इंश्योरेंस, वेल्थ एक्यूमुलेशन हो गया शेयर्स, और ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट हो गए हैं बैंक डिपॉजिट। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट। अब आपको पता है वेल्थ अक्यूमुलेशन में क्या आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अच्छा, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको करने से पहले यहाँ पे आपको बताया गया है 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए, जैसा जो हमारा जीवन रहता है ना, पूरा जीवन चक्र है, उसमें यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो 7 स्टेजेस बताई गई हैं हमारी। उस मतलब पूरे जीवन को 7 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है लर्नर। देखो लर्नर क्या है, जब हम सीख रहे होते हैं, पढ़ाई वगैरह करने होते हैं ना, तो इसको 20 से 25 साल की एज वाली जो बताई गई है, लर्नर में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद अर्नर 25 के बाद ऑलमोस्ट जो है हम कमाना शुरू कर ही देते हैं, है ना। कई लोग पहले भी कर देते हैं, कई 25 के 2-4 साल बाद भी कर देते हैं, तो नथिंग वरी। मतलब इन्होंने अर्नर को बताया है 25 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद फिर है यंग मैरिड। ठीक है, अब देखो 25 साल के बाद जब शादी वगैरह हो मतलब कमाने लगेंगे, उसके बाद क्या हो जाता है, शादी वगैरह हो जाती है। तो यंग मैरिड जो है वो कौन सी एज आ गई, 28 से 30-32 साल लगा लो आप। ठीक है, उसके बाद मैरिड के बाद जो है मैरिड विद चिल्ड्रन, तो 28 से 35 साल तक के जो है बच्चे हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका काम शुरू हो जाता है, आप बन जाते हैं प्रोवाइडर, क्योंकि आपने बच्चे की पूरी उसका रहना सहना खाना पीना पढ़ाई सब कुछ करना पड़ेगा 35 से 55 साल तक की आयु में, है ना। तो वो हो जाता है प्रोवाइडर। अच्छा, उसके बाद क्या है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कोई बाहर पढ़ाई करने के लिए चले गए, विदेश चले गए, तो आपका जो हमारा जो नेस्ट है वो खाली हो जाता है, एम्प्टी नेस्टर, 55 से 65 साल की आयु में। और फिर 65 एंड ऑनवर्ड्स हो जाती है रिटायरमेंट। फिर हमें पता है कि अब जो है हमने कोई काम नहीं करना है, वो हमारा रिटायरमेंट वाला पीरियड शुरू हो गया है ना। तो इस तरह से हमारी लाइफ को 7 स्टेजेस में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये 3 स्टेजेस। ठीक है, कौन कौन सी, यंग मैरिड, मैरिड विद चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडर, है ना। इनसे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप समझ जाएंगे कि क्या क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन में चेक करते हैं। द 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल passes थ्रू हाउ मेनी phases ऑफ इकोनॉमिक लाइफ साइकिल। देखिए, हमने 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल की बात की अभी, है ना। अब उनमें जो इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में थी ना, वो 3 स्टेजेस थी जो अभी हमने देखी, कि मैरिड, है ना, उसके बाद मैरिड विद चिल्ड्रन और फिर प्रोवाइडर। ये तीनों ही ना इकोनॉमिक स्टेजेस आ जाती हैं पूरे लाइफ साइकिल की, है ना। इसको इकोनॉमिक लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं इन तीनों स्टेजेस को। तो इकोनॉमिक कितने फेजेस हो गए इकोनॉमिक लाइफ साइकिल के, 3 फेजेस हो गए। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन एंड रिटर्न्स। देखिए, इसमें शब्द आ गए हैं सिर्फ हॉरिजॉन रिटर्न्स, ऐसे घबराना नहीं है। तो सिंपल ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में क्या रिलेशन रहता है। देखो सीधी सी बात है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सीधी सी बात है ना। मतलब ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, लार्जर द रिटर्न्स। तो सीधी सी बात है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न्स, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। When is the best time to start financial planning? देखिए, आपको बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कब शुरू करनी चाहिए, मतलब सबसे जो उचित सुटेबल समय रहता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है पोस्ट रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के बाद, एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, जैसे ही कोई अपनी पहली सैलरी पाए तब, आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड आफ्टर ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच, और जब हम अमीर हो जाएंगे तब करेंगे, है ना। तो देखो भाई, अमीर होंगे नहीं होंगे वो तो नहीं पता, शादी के बाद वैसे ही बहुत खर्चे हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद तो पैसे ही नहीं है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कब शुरू कर देनी चाहिए, जैसे ही हमें अपनी पहली सैलरी मिले, हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो
शुरू कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे गलत लग गया, वैसे ये ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। इलस्ट्रेट द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। पहला स्टेप क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग का? सबसे पहला स्टेप, ठीक है, तो ऑप्शंस है डेवलप द फाइनेंशियल गोल्स, implement the financial plan, analyze the current financial situation and evaluate and revise the action। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप होता है कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करना, कि मुझे कितनी आयु में क्या चाहिए, कितनी आयु में मतलब जैसे अगर मान लो कि किसी की 25 साल में सैलरी मतलब स्टार्ट हो जाती है, अर्न करने लग जाता है, तो उसको ये अपना गोल सेट कर लेना चाहिए कि मुझे 28 साल में अपनी मैं पहली गाड़ी ले लूंगा, 30-35 साल में मैं अपना घर ले लूंगा, या वट एवर, इस तरह से अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट कर लेने चाहिए। और यही पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इलुस्ट्रेट एज हाउ द इंटरनेट एड्स इन द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपको बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरनेट किस प्रकार का रोल प्ले करता है, कैसे हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्शंस दी गई हैं 3, इनको पढ़ना है और फिर आपको राइट आंसर चूज करना है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियस फेसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन देगा अलग अलग जो वेरियस फेसेस रहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के, उससे प्रोवाइड अपडेट इंफॉर्मेशन, यस, अप टू डेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा अलग अलग जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनके बारे में। एंड प्रोवाइड द कोटेशंस व्हिच कैन एड इन मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन। आपको कोटेशंस भी मिल जाती हैं जिससे कि आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो अब ये तो तीनों ही सही लग रहे हैं, इसलिए राइट आंसर, हाँ जी बिल्कुल सही, ये ऑप्शन डी हो गया, जिसमें कि तीनों ही बातें सही हैं कि जो आपका इंटरनेट है वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तीनों ही बातें सही हैं। मिस्टर राजन अर्न्स 1,20,000 रुपीज अ ईयर। मतलब एक साल में मिस्टर राजन जो है 1,20,000 रुपया कमाते हैं। एंड स्पेंड्स ₹24,000 ऑन हिमसेल्फ। और अपने पर उनका खर्चा कितना है? 24,000। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। कैलकुलेट द ह्यूमन लाइफ वैल्यू इन दिस केस। देखिए जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV के बारे में हमने पिछली वीडियो में, आई थिंक सेकंड पार्ट में इसके बारे में हमने बात की थी कि HLV एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि राजन जी जो है वो इतना कमा रहे हैं और हर साल इतना खर्च रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, HLV आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 12 लाख, पर अब हमें वो चेक करना पड़ेगा किस तरह से आ रहा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आ जाएगा उसमें फिर आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो अभी यहाँ पे बताया गया है कि जो नेट इनकम है उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एनुअल इनकम, ठीक है, उसमें से पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए। तो एनुअल इनकम यहाँ पर कितनी है? एनुअल इनकम है जी 1,20,000, और पर्सनल जो खर्चे हैं वो है 24,000, माइनस कर दिया तो नेट इनकम उनकी कितनी है? वो बन रही है 96,000, 96,000, ठीक है। अब HLV आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो नेट इनकम से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर दीजिए डिवाइड, उससे आपको मिल जाएगी HLV। तो नेट इनकम है कितनी? 96,000 है, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कितना हो गया? 0.08 हो गया ना। डिवाइड कर दो इसको तो कितना आ गया? ये 12 लाख। तो यानी कि मिस्टर राजन की जो HLV है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, वो 12 लाख है। मतलब अगर वो अपने लिए बीमा करवाते हैं तो एटलीस्ट उनको कितना? 12 लाख का बीमा जो है वो करवाना चाहिए HLV के हिसाब से। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। मिस्टर रमेश is 55-year-old एंड हैज 5 वर्किंग ईयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट। तो देखिए मिस्टर रमेश 55 साल के हैं और रिटायरमेंट के उनके कितने साल बचे हैं? अभी 5 साल बचे हैं, 60 में उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। करंटली हिज एनुअल इनकम इज 5 lakhs, और अभी उनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए है, वार्षिक आय 5 लाख है। ही हैज परचेज्ड अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 15 लाख, और उन्होंने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद दिया 15 लाख की। इफ ही वर डाई प्री मेच्योरली, अब मान लीजिए कि पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है इन द करंट ईयर,
itself and then how much will his family get from the life insurance company. अब देखिए कि पहले ही उनकी मृत्यु हो गई करंट ईयर में ही, है ना, तो अब उनके परिवार को क्या मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो देखो 15 लाख यानी कि 15 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी करवाई है तो उनके परिवार को 15 लाख रुपए तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। 15 लाख का सम एश्योर्ड है ना, तो 15 लाख रुपए मिल जाएंगे उनके परिवार को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई आ जाए तो उसको देख के डर नहीं जाना है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी है, आराम से उसको पढ़ना है। क्वेश्चन में ही आपको बताया होता है। देखो क्या है कि यहाँ पर साफ साफ बताया हुआ था ना, क्योंकि 15 लाख की पॉलिसी उन्होंने खरीदी, तो 15 लाख की जो पॉलिसी खरीदी और सेम ईयर में करंट ईयर में उनकी डेथ हो गई, तो उनके परिवार को सम एश्योर्ड की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 15 लाख रुपए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। मिस प्राजक्ता अर्न्स ₹2,40,000 पर एनम। अब ये जो प्राजक्ता जी हैं इनकी पर ईयर पर एनम 2,40,000 कमाई है। शी स्पेंड्स 1 लाख पर एनम ऑन हर सेल्फ, और अपने पर वो खर्च लेती है कितना, 1 लाख रुपए हर साल। ठीक है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% है। अब प्राजक्ता जी अगर लाइफ इंश्योरेंस खरीदना चाहती हैं तो एचएलवी उनकी कितनी होगी। तो एचएलवी के लिए सेम फॉर्मूला है, पहले आपको इनकी नेट इनकम निकालनी होगी और फिर नेट इनकम को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो कर लीजिए नेट इनकम कैसे हो गई, इनका जो एनुअल इनकम थी उसमें से खर्चा माइनस कर दीजिए। 2,40,000 में से 1 लाख खर्चा माइनस कर दीजिए, 1,40,000 आ गया। एचएलवी के लिए 1,40,000 यानी कि नेट इनकम में से रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.07 कर दो आप डिवाइड, तो इनकी जो आया ये मतलब एचएलवी की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 20 लाख रुपए आ गई, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश प्लानिंग इन्वॉल्व्स, आपको बताना है कि किस प्रकार की प्लानिंग में ये इन्वॉल्व होगी जो ये बात लिखी गई है नीचे। हाउ मच यू शुड सेव फॉर योर आफ्टर वर्किंग लाइफ एंड वेयर शुड यू इन्वेस्ट दोज फंड्स। मतलब वो कौन सी प्लानिंग है जिसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको अपनी जो वर्किंग लाइफ के बाद के लिए कितना सेव करना है और कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करना है। तो उस प्लानिंग को आप क्या कहोगे, एस्टेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर बताया गया है कि आफ्टर वर्किंग लाइफ, तो आफ्टर वर्किंग लाइफ कौन सी आ जाती है, रिटायरमेंट, है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। व्हाट हैपन्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग। देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग के डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही समझना पड़ेगा। स्मॉल सेविंग्स आर मेड ऑन द रेगुलर बेसिस टू अक्यूमुलेट द कॉर्पस। मतलब छोटी छोटी सेविंग्स जो है वो आप रेगुलरली करें और जिससे कि आप ज्यादा धन जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। कॉर्पस इज कंसोलिडेटेड, कॉर्पस इज कन्वर्टेड इनटू विथड्रॉल्स और एन्युटीज फॉर मीटिंग द इनकम नीड्स एंड पोस्ट रिटायरमेंट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आर मेड। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है ना वो क्या कहता है कि थोड़ा थोड़ा जो धन है उसे आप जो है अपनी एन्युटीज वगैरह में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एन्युटी का मतलब हो जाता है पेंशन, और जिससे कि आप फर्दर अपनी नीड्स जो है पोस्ट रिटायरमेंट के उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है रिटायरमेंट प्लानिंग का ये कहता है। ये तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए बात हो रही है यहाँ पे इनकम टैक्स प्लानिंग की। ठीक है, तो आपको बताना है कि जब हम इनकम टैक्स प्लान करते हैं ना तो इनमें से कौन सी बात जो है सुटेबल नहीं है इनकम टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करते हुए। मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट, तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल जाए। रिड्यूस टैक्स बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाए जिससे कि हम टैक्स बर्डन से कम किया जा सके उसे। टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का मतलब होता है कि टैक्स की चोरी करना। फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, और टैक्स ब्रेक्स का पूरा फायदा उठाना। तो देखिए जब हम टैक्स प्लानिंग करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट भी चाहेंगे,
इन्वेस्टमेंट इस तरह की करें ताकि बर्डन से बच सके, और जो टैक्स ब्रेक्स हैं सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उनका फायदा ले सकें। तो ये तो अच्छी बातें हैं, पर जो टैक्स इवेशन है ये टैक्स प्लानिंग के दौरान ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग। देखिए टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया है टैक्स इवेशन planning your investments in a manner such that maximum benefits are applicable। मतलब इस तरह से अपनी प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले सके आप। प्रोवाइड फॉर टैक्सेस, पे टैक्सेस ऑन टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो टैक्स प्लानिंग का मेन पर्पस है ना वो क्या है, वो ऑप्शन बी, मतलब इस तरह से प्लानिंग करनी है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें जो भी एप्लीकेबल है सरकार के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। Look at the following scenario and select the one that need to be flagged under एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम। देखिए सरकार की तरफ से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काला धन से जो बचाव है उसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम जो है वो चालू किया जाता है ना, है ये। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ सिनेरियो दिए गए हैं और आपको सही चूज करना है। चलिए चेक करते हैं क्या है। A customer cancels a transaction and requests to do a second transaction for less amount in order to avoid providing his or her ID proof। एक कस्टमर था, उसने क्या किया, कोई ट्रांजैक्शन थी उसको कैंसिल करवा दिया और फिर कहा कि एक और ट्रांजैक्शन कर दीजिए कम अमाउंट की, क्योंकि वो अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखाना चाहता। उसके बाद एक कस्टमर है, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट एन अनयूजुअल हाई डॉलर ट्रांजैक्शन। उसने एक अनयूजुअल हाई डॉलर ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ट्रांजैक्शन और सोर्स ऑफ द कैश। और मतलब उसने उस ट्रांजैक्शन का रीजन नहीं बता सका और ना ही उस कैश का सोर्स वो बता सका। कस्टमर अपीयर्स नर्वस एंड आस्क एन अनयूजुअल क्वेश्चन अबाउट योर रिकॉर्ड कीपिंग। वो जो था नर्वस हो गया कस्टमर और अनयूजुअल से अजीबोगरीब से क्वेश्चंस पूछने लगा जब आपने उससे रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में पूछा। कस्टमर ट्राइज टू ब्राइब अ टेलर, और जो टेलर था पूछने वाला था उसको वो ब्राइब ऑफर करने लगा, रिश्वत ऑफर करने लगा। तो देखिए अगर हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम के अंडर देखें तो ये तो सारे ही सिनेरियो जो चारों की चारों बातें हैं ना ये जो है कुछ सस्पिशियस सी लग रही है ना, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। सारी ही बातें जो हमने पढ़ी उनमें सभी में ही जो कस्टमर है वो गड़बड़ लग रहा है, तो चारों ही बातें रिलेटेड करेंगी यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम के अंडर उसकी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अच्छा, अब हम कुछ लाइफ इंश्योरेंस के ना प्लान्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको उनके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, है ना, और फिर जो है क्वेश्चंस आपको करने बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नॉर्मली हम खरीदते हैं, है ना, तो उनको ना ट्रेडिशनल प्लान्स बोलते हैं, पुराने समय से चलते आ रहे हैं ये, है ना, तो इन्हें क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल प्लान्स कहेंगे। और मोटे तौर पर ये दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बनाई है मैंने। तो इनमें एक तो आ जाती है टर्म इंश्योरेंस और एक है एंडाउमेंट इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना आजकल बहुत फेमस हुई है, आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें क्या है कि ना अगर हम पॉलिसी करवाते हैं और पॉलिसी टर्म के दौरान अगर हमें कुछ हो जाता है, मर जाते हैं मतलब हम, तो हमारे नॉमिनी को जो है जो डेथ क्लेम मिल जाएगा। पर अगर हम ठीक ठाक रहे, पूरी पॉलिसी टर्म खत्म हो गई, पूरे मतलब 20 साल की अगर हम मान लो हमने पॉलिसी ली थी वो कंप्लीट हो गई, हम ठीक ठाक हैं, तो हमें कोई भी मेच्योरिटी का बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। ये होती है बेसिकली टर्म इंश्योरेंस। और क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट, है ना, तो इसलिए ये सस्ती होती है एज कंपेयर टू बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। इतनी सी बात है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो देखो जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना इनमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है जैसे कि मैंने अभी बताया। पर जो हमारी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, जो आमतौर पर हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं उन्होंने भी ये ली है, तो इनमें दोनों ही बेनिफिट्स होते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाती है,
तो उसके परिवार को डेथ बेनिफिट मिल जाता है। पर अगर वो ठीक ठाक रहता है, सकुशल रहता है, पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, तो उसको क्या मिलता है? सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मेच्योरिटी मिलती है ना। तो वो कौन से प्लान होते हैं? एंडोमेंट प्लान। ठीक है। अब सेविंग एलिमेंट की बात करेंगे तो टर्म इंश्योरेंस में तो कोई सेविंग एलिमेंट नहीं है, हमने अभी बात की है ना। सेविंग एलिमेंट इसमें कैसे होगा? क्योंकि इसमें तो सिर्फ डेथ बेनिफिट ही मिलता है, मेच्योरिटी तो इसमें कुछ होती नहीं है, तो इसलिए सेविंग एलिमेंट इसमें कोई नहीं होता है। उसके बाद जो हमारी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इनमें सेविंग एलिमेंट होता है। ठीक है। अच्छा, लोन और सरेंडर, अब जिसमें कुछ सेविंग ही नहीं हो रही तो वो लोन और सरेंडर थोड़ा ना मिलेगा उसमें। जबकि एंडोमेंट पॉलिसीज जो होती है, इनको आप इन पर लोन भी ले सकते हैं, इनको सरेंडर भी करवा सकते हैं। अब कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बेनिफिट है, कौन सा? डेथ बेनिफिट। तो जिसमें एक ही बेनिफिट है वो कंपैरेटिवली सस्ती होगी, जबकि जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स हैं वो कंपैरेटिवली, अगर हम टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर करें तो उस उनके कंपैरेटिवली वो थोड़े से महंगे होते हैं। ठीक है। और सजेशंस जो हैं, टर्म इंश्योरेंस को ज्यादातर, मतलब क्वेश्चन में आपको इस तरह से आएगा कि ऐसे लो इनकम ग्रुप के लोग जिनके पास थोड़ा पैसा कम है पर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें आप टर्म इंश्योरेंस गाइड कर सकते हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए है, कोई भी टर्म इंश्योरेंस अपने लिए खरीद सकता है। और एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का भी है, कोई भी अपने लिए खरीद सकता है। बस दोनों में जो अंतर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, डेथ बेनिफिट का। और इसमें दोनों ही बेनिफिट रहेंगे एंडोमेंट प्लान्स में, है ना। और एंडोमेंट के अंडर बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं जिनके बारे में आगे हम क्वेश्चंस में करेंगे। Which of the below mentioned insurance plans have the least or no amount of saving element? अब आपको बताना है कि जो नीचे इंश्योरेंस प्लान्स दिए गए हैं, सभी ये ट्रेडिशनल प्लान्स के नाम हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है जिसमें कि कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता है या फिर बहुत लीस्ट होता है? तो ऑप्शंस में है टर्म इंश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट प्लान, होल लाइफ प्लान और मनी बैक प्लान। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की कि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना, इसमें कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता है ना। जो एंडोमेंट प्लान है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मनी बैक प्लान। और होल लाइफ प्लान ऐसे प्लान्स होते हैं जो कि पूरा जीवन हमारे साथ चलते हैं, मतलब 100 साल की एज तक के ये प्लान होते हैं, जिसको कि होल लाइफ प्लान कहा जाता है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A payment under money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? देखिए, जो मनी बैक पॉलिसी है ना, आप सभी ने सुना भी होगा, घर में भी किसी ने खरीदी होगी। तो मनी बैक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें 5-5 के साल के अंतराल के बाद हमें थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है। और उसके बाद जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है, जैसे 20 साल की है या 25 साल की है, तो उसके बाद मेच्योरिटी का भी पैसा मिल जाता है। अब ये जो 5-5 साल बाद मिलने वाला पैसा है, उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। डेथ क्लेम, मेच्योरिटी क्लेम, पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम और सरेंडर क्लेम। देखिए, सीधी सी बात है, डेथ क्लेम क्या होता है? जब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसके नॉमिनी को जो पैसा मिलता है उसे डेथ क्लेम कहते हैं। और मेच्योरिटी क्लेम क्या होता है कि जब पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, पॉलिसी होल्डर बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, तो मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा मेच्योरिटी क्लेम कह दिया उसे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सरेंडर क्लेम। अब पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, बीच में ही उसने कहा कि मेरे को नहीं इसको आगे चलाना है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ और अपना पैसा वापस लेना चाहता हूँ, तो उसे कहते हैं सरेंडर क्लेम। ठीक है। पर जब पॉलिसी जो है, कौन सी? मनी बैक पॉलिसी की इन्होंने बात की। ठीक है ना। अब मनी बैक पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया कि हर फिक्स 5 साल बाद पैसा मिलता रहता है और एंड में मेच्योरिटी भी मिलती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या कह रही है? पीरियोडिकल। पीरियोडिकल का मतलब क्या होता है? फिक्स पीरियड। सर्वाइवल, मतलब जब व्यक्ति सरवाइव करेगा तभी उसे पैसा मिलेगा ना। अगर वो पहले ही 5 साल के पहले ही उसकी डेथ होगी तब तो उसके परिवार को डेथ क्लेम मिल जाएगा, फिर थोड़े ना मिलेंगे ये मनी बैक। तो ये क्या है? पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम। और कई जगह इसको पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी लिखा होता है। ठीक है। तो मतलब मनी बैक पॉलिसी में माइलस्टोन, हर एक फिक्स माइलस्टोन के बाद जो आपको पैसा मिलता है उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट। मतलब इक्वल पीरियड के बाद मिलेगा, तभी मिलेगा जब पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है। अब वो पूछेंगे आपसे कि पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम जो है वो किस प्रकार की पॉलिसी का फीचर है ना। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार की पॉलिसी का फीचर है। मनी बैक पॉलिसी का ये फीचर होता है।
आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट। अब आपको सही स्टेटमेंट चुननी है। पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम इज फीचर ऑफ मनी बैक पॉलिसी, अब ये तो सही है। टर्म इंश्योरेंस हैज बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल बेनिफिट, ये गलत है क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। एन्युटी प्लान्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेंशन प्लान, ये भी बात सही है। एन्युटी प्लान्स को पेंशन प्लान्स को एन्युटी या फिर एन्युटी प्लान को पेंशन प्लान भी कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है राइट आ गया। प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस देन द प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस। देखिए जो होल लाइफ पॉलिसी होगी ना, पूरा जीवन साथ चलेगी, ये एंडोमेंट की कैटेगरी में आती है। इनमें दोनों बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। जबकि जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम दिया जाता है वो होता है कम, और होल लाइफ के लिए होगा ज्यादा। तो क्वेश्चन देखो क्या है, प्रीमियम पेड फॉर होल लाइफ इंश्योरेंस इज हायर देन प्रीमियम पेड फॉर टर्म इंश्योरेंस, तो इसलिए आपका राइट आंसर आ गया यहाँ पर ए। फॉर मीटिंग मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ वंस डॉटर विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट सूट्स द बेस्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है अपने लिए पॉलिसी लेना चाहता है और साथ ही साथ उसकी जरूरत ये है कि उसकी बेटी की शादी के खर्चा भी उससे हो जाए, तो कौन सा प्लान उसके लिए सुटेबल रहेगा। तो ऑप्शंस है टर्म इंश्योरेंस प्लान है, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है, होल लाइफ प्लान है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। देखिए यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस प्लान तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं रहेगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ डेथ बेनिफिट ही होता है ना। अच्छा, होल लाइफ प्लान भी सुटेबल यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें पहले एक मेच्योरिटी तो मिल जाती है, पर फिर एंड में जो है जब 100 साल का व्यक्ति हो जाता है या फिर जब डेथ होती है तब मेच्योरिटी मिलती है, तो वो भी ज्यादा सुटेबल नहीं रहेगा। यहाँ पे एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान इसके सुटेबल हो जाएगा क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मनी बैक प्लान रहता है। तो मनी बैक में क्या है कि पहले भी पैसा मिलता रहेगा, है ना, और एंड में अपने लिए भी मिल जाएगा। तो क्योंकि दोनों बेनिफिट है, डेथ बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट है, तो मनी बैक प्लान या फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान इसके लिए सुटेबल है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो वो भी आप बता सकते हो कि मनी बैक प्लान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेम द पॉलिसी दैट कंबाइंस प्योर लाइफ इंश्योरेंस विद द सेविंग एलिमेंट। If the life assured lives up to some specified time, then he or she receives a policy face value. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको एक पॉलिसी का नाम बताना है जो कि प्योर लाइफ इंश्योरेंस को कंबाइन करती है सेविंग एलिमेंट के साथ, मतलब उसमें लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी और सेविंग भी मिलेगी आपको। और अगर लाइफ जो अश्योर्ड है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक जीता है, तो उसे पॉलिसी जो है उसकी फेस वैल्यू भी मिल जाती है। तो देखिए मॉर्टगेज रिडेंशन इंश्योरेंस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि ये वो पॉलिसी है जो कि होम लोन बोरोवर्स के लिए होती है। उसके बाद है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि इसमें क्या है, सेविंग भी है, डेथ बेनिफिट भी है, मतलब प्योर लाइफ भी है, साथ में सेविंग एलिमेंट भी है, और एक पर्टिकुलर टाइम तक जीते हैं तो फेस वैल्यू यानी कि सम एश्योर्ड की वैल्यू भी मिल जाती है, मतलब 100 साल की आयु तक अगर जी रहे हैं तो मिल जाएगी, और अगर उससे पहले डेथ होगी तो वही वही फेस वैल्यू या सम एश्योर्ड जो है नॉमिनी को मिल जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल है होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। मिस्टर विशाल हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 50 लाख, मतलब 50 लाख रुपए की मिस्टर विशाल ने पॉलिसी ली है, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए। ऑन द मेच्योरिटी इंश्योरर पेज द मेच्योरिटी क्लेम माइनस सर्वाइवल बेनिफिट्स। अब सर्वाइवल बेनिफिट यहाँ पर देखो कौन से हैं, ये वही है पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, जो कि उन्होंने कब लिए, पॉलिसी टर्म के दौरान उनको मिलते रहे हैं। विच टाइप ऑफ प्लान वॉज टेकन बाय मिस्टर विशाल। अब देखो आप समझ गए कि 50 लाख की पॉलिसी थी, तो मेच्योरिटी पे उनको मेच्योरिटी मिली और जिसमें से सर्वाइवल बेनिफिट जो उनको पहले मिल चुके थे वो माइनस कर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब कौन सी पॉलिसी है ये, ऑब्वियस सी बात है ये है मनी बैक पॉलिसी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानेंगे, जिनमें यहाँ पे कुछ आपको बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है आपको पार्टिसिपेटिंग प्लान्स, जिनको कि पार भी कहते हैं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। देखो ये क्या होते हैं,
जैसे जो पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं ना, ये कंपनी को होने वाले फायदे या नुकसान में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब अगर कंपनी को फायदा होगा तो इन प्लान्स में भी आपको ज्यादा फायदा मिल जाएगा, अगर नुकसान होगा तो फिर नुकसान भी झेलना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि देखो क्या होता है कि जो हम पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो वाला पैसा जो हमने खरीदा है और पैसा कंपनी को दिया है, वो आगे अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। तो उस इन्वेस्टमेंट में फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है ना। तो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स ऐसे प्लान्स हैं कि आपने कोई प्लान खरीदा, वो पार्टिसिपेटिंग प्लान है, तो अगर कंपनी को फायदा होगा तो आपको भी उस प्लान से फायदा होगा, नुकसान होगा तो नुकसान होगा, ठीक है। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं, ये ऐसे प्लान्स हैं जो कि कंपनी के फायदे या नुकसान से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कंपनी पहले ही डिक्लेयर कर देती है कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, हमें फायदा और नुकसान हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स। अब नीचे यहाँ पे बोनस दिया गया है। देखो क्या होता है कि ना, इंश्योरेंस पॉलिसीज जो अपने ये बेनिफिट देती है ना अपने पॉलिसी होल्डर को, वो बोनस के रूप में देती है। अब यहाँ पे दो लिखे हैं मैंने, एक गारंटेड और एक नॉन गारंटेड। अब देखो जैसे हमने ये बात की अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स में जो बोनस मिलता है ना, वो होता है गारंटेड। यानी कि इतना फिक्स पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। जबकि जो पार्टिसिपेटिंग प्लान्स होते हैं ना, उनमें जो बोनस मिलता है वो नॉन गारंटेड होता है। ये क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं राइडर। राइडर का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो पॉलिसी कोई खरीदी है और उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंपनी देती है, कि आप एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर लेना चाहते हैं, तीन चार प्रकार के राइडर्स होते हैं, उनमें से कोई राइडर आप अपने लिए लेना चाहते हैं, तो वो भी आप अपनी पॉलिसी के साथ ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। ये है जी अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस होती है ना, बेसिकली उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है प्रोटेक्शन एलिमेंट, है ना। प्रोटेक्शन एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारी मृत्यु हो गई तो हमें अरे परिवार को क्या मिलेगा। और दूसरा होता है सेविंग एलिमेंट। सेविंग एलिमेंट का मतलब है कि अगर हम ठीक ठाक रहे, सब कुशल रहे, तो मेच्योरिटी पे हमें क्या मिलेगा, है ना। तो बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान यही दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, प्रोटेक्शन एलिमेंट और सेविंग एलिमेंट। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट, यानी कि प्रोटेक्शन और सेविंग एलिमेंट को अलग अलग करके देखना कि प्रोटेक्शन इसमें कितनी है और सेविंग पार्ट इसमें कितना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक और बात हम करेंगे, जैसे हमने ट्रेडिशनल प्लान्स के बारे में बात की, वैसे ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स की। देखो नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स क्या है, ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिसमें कि आपके द्वारा भरा गया जो प्रीमियम है वो मार्केट में लगाया जाता है, ठीक है ना। मार्केट इन द सेंस कि जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी 100 आपने सुना है, तो ये किसी भी देश की, या जैसे अगर हम भारत देश की बात करें तो टॉप 50 कंपनीज है जिसमें कि आपका प्रीमियम जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। पर अब ये शेयर मार्केट से डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या है कि आपका पैसा तो मार्केट में लगाया जा रहा है, पर एट द सेम टाइम इसमें इंश्योरेंस भी आपको मिलती है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है इसे जो शेयर्स हैं उनसे डिफरेंट करती है, ठीक है ना। तो ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स कहलाते हैं। आजकल ये लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है, आपने सुना भी होगा यूलिप प्लान या फिर सिफ्ट प्लान आपने सुना होगा। तो वो ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स ही हैं। नॉन ट्रेडिशनल इसलिए बोल दिया गया है कि नए जमाने के आजकल ही आए हुए हैं, है ना। तो अब इसमें तीन प्लान्स आपको याद रखने हैं। ये है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, शॉर्ट फॉर्म में इसे यूलिप कह देते हैं। अब इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। क्या है ये बातें, ये है कि सबसे पहले तो ये कहाँ पे शुरू हुए, यूएसए में, ठीक है। जैसे हमने ट्रेडिशनल या मॉडर्न इंश्योरेंस की बात की थी पिछले वाले वीडियोस में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में, तो वहां पे हमने बात की थी कि मॉडर्न इंश्योरेंस कहाँ से शुरू हुई, लंदन से। पर अगर ट्रेडिशनल प्लान्स मतलब इनमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए कि यूलिप प्लान या वेरिएबल इंश्योरेंस या यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कहाँ से शुरू हुई, तो आपने क्या बताना है, यूएसए से शुरू हुई, ठीक है। इसमें मिनिमम डेथ बेनिफिट गारंटेड मिलता ही मिलता है। जैसे अगर शेयर्स में अपने पैसा लगाया शेयर मार्केट में, तो वहां पर कोई डेथ बेनिफिट गारंटेड नहीं ना होता। इनमें क्योंकि इसमें इंश्योरेंस शब्द साथ में जुड़ गया है, तो इसमें मिनिमम डेथ बेनिफिट गारंटेड है। यानी कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डेथ बेनिफिट है ये क्या होगा, ये या तो होगा सम एश्योर्ड, या फिर जो आपका पैसा लगा हुआ है मार्केट में, फंड कहते हैं उसे,
फंड वैल्यू, मतलब सम अश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू जो भी ज्यादा होती है ना, वो डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दी जाती है। ठीक है। और ये प्लान ना ऐसे लोगों के लिए सुटेबल होते हैं जो कि जानकार है, नॉलेजेबल पीपल, जो कि इक्विटी वगैरह के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों के लिए ये प्लान सुटेबल है, क्योंकि इनमें पैसा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो जो लोग घाटा उठाने के लिए सक्षम हैं, उन्हें पता है कि इन प्लान्स में घाटा भी हो सकता है, और तो उन लोगों के लिए ये सुटेबल है। नहीं तो भाई हमारे जैसा बंदा एक बोलेगा कि नहीं, हम तो इतना पैसा लगाया था, ये तो बढ़ा ही नहीं, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसे लोग जो कि इक्विटी के साथ कंफर्टेबल है, उन लोगों के लिए ये प्लान सुटेबल रहते हैं। इसमें कुछ और भी बात यहाँ पे आपको बतानी जरूरी है कि अब जो पैसा यहाँ पे लगाया जाएगा, है ना, अब उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है ना, वो कौन बियर करेगा? वो इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर ही बियर करेगा। ये नहीं कि बाद में पॉलिसी होल्डर कहे कि जी मेरा पैसा तो कम हो गए, तो मेरे को पैसा दो, नहीं। क्योंकि ये पहले ही क्लियर है कि आपने अपनी इच्छा से इनमें पैसा लगाया है ना। तो इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो कौन बियर करेगा? इंश्योर्ड ही बियर करेगा, इंश्योरर नहीं फिर बियर करेगा। और ये टोटली मार्केट बेस्ड प्लान्स होते हैं, पर साथ में इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिलता है। तो इसको डुअल बेनिफिट भी कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का ही बेनिफिट मिल जाता है, यूलिप प्लान्स ये कहलाते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर राहुल हैड परचेज द इंश्योरेंस कवर फ्रॉम एबीसी इंश्योरेंस कंपनी। तो मिस्टर राहुल ने एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस कवर खरीदा फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स द कंपनी पेज फंड वैल्यू। अब देखो यहाँ पे फंड वैल्यू की बात आ गई, मैंने अभी आपको बात बताई कि जो हमारे यूलिप प्लान्स है उसमें जो हमारा पैसा लगाया होता है उसको क्या कहते हैं? फंड कह देते हैं। तो उसमें हमें क्या मिलती है? फंड वैल्यू मिलती है ना। तो कहते हैं कि कंपनी पेज द फंड वैल्यू टू मिस्टर राहुल एज मेच्योरिटी क्लेम। तो मेच्योरिटी जब हुई उसकी, तो कंपनी ने फंड वैल्यू दे दी मिस्टर राहुल को। तो ये किस प्रकार का प्लान है? अब आपको पता है कि जहां पे फंड वैल्यू की बात आ जाए तो वो किस प्रकार का प्लान है? वो नॉन ट्रेडिशनल यानी कि यूलिप प्लान हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा आपका, यूलिप प्लान यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो है मिस्टर राहुल ने खरीदा था। मिस्टर सुधीर हैड टेकन द इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 25 lakhs। मिस्टर सुधीर ने इंश्योरेंस कवर खरीदा कितने लाख का? 25 लाख का, फ्रॉम एबीसी इंश्योरेंस कंपनी फॉर 20 ईयर्स। On maturity, company pays sum assured plus accumulated bonus less the dues, means outstanding payments, premium as the maturity claim to Mr. Sudhir. Which type of plan was taken by Sudhir? अब देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सुधीर है उन्होंने इंश्योरेंस कवर खरीदा था 25 लाख का 20 साल के लिए। जब पॉलिसी मेच्योर हुई तो कंपनी ने उन्हें सम एश्योर्ड के साथ बोनस दिया और माइनस करवा दिया, जो प्रीमियम उन्होंने भरा नहीं ना था वो प्रीमियम उसमें से माइनस हो गया। तो ये मेच्योरिटी क्लेम के रूप में उन्हें मिला। अब ये किस प्रकार का प्लान होगा? देखो, यूलिप तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंड वैल्यू की बात नहीं हो रही है। मनी बैक का भी यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं है, तो मनी बैक प्लान नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास बची ऑप्शन कौन सी? ए और बी। ए में लिखा हुआ है पार्टिसिपेटिंग प्लान और बी में लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। तो देखो ये है पार्टिसिपेटिंग। जो पार्टिसिपेटिंग प्लान होते हैं ना, उसमें मेच्योरिटी में सम एश्योर्ड के साथ क्या मिलता है? बोनस। क्योंकि हमने बात की ना, पार्टिसिपेटिंग प्लान कौन से हैं? जिनमें की कंपनी जो है आपको बोनस देगी। ठीक है ना। तो ये कौन सा प्लान हो गया? पार्टिसिपेटिंग प्लान हो गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। मिस्टर कपिल हैड टेकन अ इंश्योरेंस कवर ऑफ रुपीज 50 लाख। 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मिस्टर कपिल ने लिया है 25 साल के लिए। मिस्टर कपिल डाइज इन द कार एक्सीडेंट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। और पॉलिसी टर्म के दौरान उनकी कार एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, मतलब पॉलिसी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, 25 साल से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में। कंपनी पेज अ सम एश्योर्ड प्लस accumulated बोनस टू हिज नॉमिनी। कंपनी ने क्या दिया? नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस जो भी जितना भी बोनस जुड़ा हुआ था वो दे दिया। विच टाइप ऑफ क्लेम वॉज पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अभी किस प्रकार का क्लेम जो है वो दिया गया है? मेच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, राइडर बेनिफिट या फिर सर्वाइवल बेनिफिट। देखो अब यहाँ पे आपको समझना है, उनकी मृत्यु हो गई है पॉलिसी टर्म के दौरान ही, तो उन्हें क्या मिलेगा? उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम मिलेगा। मेच्योरिटी कब मिलती है? जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाती है और जो पॉलिसी होल्डर है वो ठीक ठाक है, जीवित है, तो मिलता है मेच्योरिटी क्लेम। जब पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर मर गया और उसके नॉमिनी को पैसा मिल रहा है, तो वो होता है डेथ क्लेम। उसके बाद राइडर बेनिफिट, यहाँ पर जो सी ऑप्शन दी हुई है, राइडर बेनिफिट कैसे मिलेगा? जैसे मान लो कि उन्होंने कोई
राइडर भी अपनी पॉलिसी में लिया होता है, जैसे मान लो कि क्रिटिकल बेनिफिट राइडर ले लिया, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर ले लिया। उसका मतलब क्या है कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान गंभीर बीमारी लग जाए तो भी कंपनी थोड़ा पैसा दे देती है। सर्वाइवल बेनिफिट तो होता ही वो पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट है जो हमने बात की थी अपनी मनी बैक पॉलिसी में। तो अब यहाँ पे पूरी सिचुएशन को आपने पढ़ना है, पहले समझना है क्या कह रहे हैं। तो देखो अब सिचुएशन के हिसाब से कौन सा क्लेम है इनको मिल रहा, डेथ क्लेम, ठीक है ना। When the insurer promised to pay the insured a specified amount at the end of term, इंश्योरर ने प्रॉमिस किया है इंश्योर्ड को कि आपको टर्म के एंड में एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स द प्लान्स एंटायर टर्म, अगर वो पूरा टर्म जो है पॉलिसी के टर्म के दौरान सर्वाइव करता है, देन द क्लेम इज नोन एज, तो ऐसे क्लेम को क्या कहोगे आप? सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट कहोगे, सरेंडर ऑफ पॉलिसी कहोगे, डेथ क्लेम कहोगे, या फिर मेच्योरिटी क्लेम कहोगे? देखो यहाँ पर सिचुएशन समझिए। पॉलिसी पूरी पॉलिसी टर्म के कंप्लीट हो जाने पे पैसा मिलेगा अगर व्यक्ति जो है, इंश्योर्ड व्यक्ति जो है वो सरवाइव करता है, यानी कि पॉलिसी क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, तो उसको क्या मिलेगा, मेच्योरिटी क्लेम मिलेगा, है ना। सर्वाइवल बेनिफिट कौन सा होता है, अपना मनी बैक वाला, वही पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम। सरेंडर पॉलिसी क्या होती है, सरेंडर जब आपने पॉलिसी नहीं चलानी, आगे बंद करवानी है, सरेंडर करवा दी। डेथ क्लेम कब मिलेगा, जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की कि अगर मृत्यु हो गई पॉलिसी टर्म के दौरान, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रही है, पूरी पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, तो क्या मिलेगा, मेच्योरिटी क्लेम मिलेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। If the insurance company makes the periodical payment to the insured at the specified interval during the term of policy, then these payments are being made as per। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी जो है ना वो इंश्योर्ड को पीरियोडिकल पेमेंट कर रही है। पीरियोडिकल पेमेंट कौन सी हो गई, वही पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट वाली, है ना। तो इस प्रकार की पेमेंट जो है वो क्या कहलाएगी, किसके अंडर आएगी, सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट कहेंगे उसे, सरेंडर वैल्यू राइडर बेनिफिट, या फिर कंडीशनल असाइनमेंट। तो वो कौन सी होगी, सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट हो गई ना, पॉलिसी स्पेसिफाइड टर्म इंटरवल के बाद। सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट इसे कह सकते हैं, पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कह सकते हैं। और ये कौन सी पॉलिसी में मिलती है, मनी बैक पॉलिसी में मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। A life insurance company paid the treatment cost to insured during the event of hospitalization of the insured during the policy term. This is the example of dash। अब देखिए एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड व्यक्ति को मतलब पॉलिसी टर्म के दौरान वो बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, तो उसको पैसा दिया है ना। अब ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, सर्वाइवल बेनिफिट है, सरेंडर है, राइडर है, या फिर कंडीशनल असाइनमेंट है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये राइडर बेनिफिट का एग्जाम्पल होगा, है ना, जो कि हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं पॉलिसी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ABC Insurance Company has offered insurance plan to Mr. Krishna with provision of survival claim। कंपनी ने मिस्टर कृष्णा को सर्वाइवल क्लेम के प्रोविजन के साथ एक प्लान ऑफर किया। हाउ विल कंपनी असर्टेन द सर्वाइवल क्लेम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये कंपनी जो है सर्वाइवल क्लेम किस तरह से देगी या किस तरह से उसका हिसाब किताब रहेगा, आपको सबसे उचित यहाँ पे ऑप्शन चूज करनी है। Claim will be ascertained as per conditions stipulated in the policy. Claim will be ascertained based on the dates which are determined at the beginning of contract itself. Claim will occur when the policyholder decides to cancel the contract, and claims will be ascertained based on the medical and other records provided by the policyholder in support of his claim। तो देखो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। जो उसको क्लेम मिलेगा ना, सर्वाइवल क्लेम या फिर सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम, वो जो भी पॉलिसी की कंडीशंस रहेंगी उनके हिसाब से मिलेगा उसे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जो भी टर्म्स और कंडीशंस है उनके हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। मिस्टर निमेश बॉट अ 20-year यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी कि 20 साल का यूनिट लिंक्ड प्लान इन्होंने खरीदा। मिस्टर निमेश डाइज विद इन द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी टर्म के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। Which of the following will be paid। अब उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगी, प्रीमियम पेड विल बी रिटर्न, मतलब जो प्रीमियम दिया गया है वो सिर्फ वापस मिल जाएगा, लोअर ऑफ सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू विल बी पेड, हायर ऑफ सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू विल बी पेड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगर यूनिट लिंक प्लान लिया गया है, यूलिप प्लान लिया गया है
और टर्म के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को सम अश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब अगर सम अश्योर्ड की वैल्यू ज्यादा है, मान लो कि 10 लाख का सम अश्योर्ड है और फंड वैल्यू जो है उनकी अभी 10 लाख नहीं है, वो 9 लाख है, तो सम अश्योर्ड दे देंगे, ठीक है ना। पर अगर मान लो कि सम अश्योर्ड 10 लाख है, फंड वैल्यू जो है उनकी 12 लाख हो चुकी है, तो फंड वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू में से जो भी ज्यादा रकम होगी वो उनके नॉमिनी को दे दी जाएगी। किसमें? ये यूलिप पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस? देखिए यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस कौन सी है? वही हमारी नॉन ट्रेडिशनल प्लान ही है, ये है ना। अब यहाँ पे बात की गई है, दो बातें की गई है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर, तो इनमें से आपको सही वाली चुननी है। इट अलाउज पॉलिसी ओनर टू वेरी द पेमेंट, मतलब ये पॉलिसी ओनर को अलाउ करता है कि वो पेमेंट जो है वो वेरी कर सके, मतलब मतलब उन्होंने जो पेमेंट करनी है वो कम ज्यादा भी कर सके, अगर ज्यादा पैसे ज्यादा डाल दो, कम है तो कम डाल दो। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है पॉलिसी ओनर कैन अर्न द मार्केट बेस्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैश वैल्यू। जो पॉलिसी ओनर है वो कैश वैल्यू पे मार्केट पर होने वाला जो फायदा है वो ले सकता है। वो तो सभी जो हमारी नॉन ट्रेडिशनल प्लान है उनका ये तो फीचर है ही है कि भाई जो मार्केट से फायदा होगा वो तो उन्हें मिलेगा ही, फंड वैल्यू उनकी तभी बढ़ेगी, है ना। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं और आपको चूज करना है कि कौन सी सही है। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं अगर हम यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें। मतलब आप पेमेंट वेरी भी कर सकते हैं, ज्यादा पैसा है ज्यादा डाल दो, कम है कम डाल दो, साथ ही साथ मार्केट का बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एज पर IRDAI norms, an insurance company can provide which of the below non-traditional savings life insurance product as permitted in India? तो अब ये क्वेश्चन है कि इंडिया में IRDAI नॉर्म्स के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी कौन से नॉन ट्रेडिशनल प्लान बेच सकती है। यूनिट लिंक प्लान, और दूसरा है वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान। तो ये दोनों ही प्लान बेचे और खरीदे जा सकते हैं, भारत में अलाउड है IRDAI नॉर्म्स के हिसाब से। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी और जानकारी आप लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में MRI भी कहते हैं। देखिए ये एक ऐसी इंश्योरेंस है जो कि स्पेशली होम लोन लेने वालों के लिए बनाई गई है। देखो आजकल क्या है कि हम लोग जो घर खरीदते हैं ना वो ज्यादातर कैसे, मतलब शहरों में तो स्पेशली होम लोन पे खरीदते हैं। तो जब तक हमारा होम लोन चलता रहता है ना, हमारा जो घर है ना वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो कमाने वाला व्यक्ति है, मतलब घर का जो अर्निंग मेंबर है, जनरली मेल्स हैं, अब वो हर महीने अपना पैसा कमा रहा है और उसमें से EMI भर रहा है, तो वो कर्जा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। अब मान लो कि उस कमाने वाले व्यक्ति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, लोन भी अभी चल रहा है और वो उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या बैंक हमें उस घर में रहने देगा? बिल्कुल भी नहीं रहने देगा, है ना। वो तो 1-2 महीने में निकाल के बाहर फेंकेंगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए बनाई गई है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। ये बेसिकली होम लोन लेने वालों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति ने ये घर खरीदा, ठीक है, कितने का खरीदा? जितने का भी खरीदा हो। इसकी EMI मान लो बन गई 18,000 महीने की। अब क्या है, साथ में उसकी करवा दी गई मॉर्टगेज इंश्योरेंस। अब मान लो कि इसका जो प्रीमियम बन रहा है महीने का वो 2,000 बन रहा है, तो जिसने 18,000 देना है अगर वो 20,000 भी दे देगा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है कि अगर इस व्यक्ति की जो कि मेन है, जो EMI भर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बाकी जितना भी बचा हुआ कर्जा है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा बैंक को दे दिया जाएगा और वो घर जो है वो उस व्यक्ति के परिवार को मिल जाएगा। तो ये मेन काम होता है किसका? मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस का। इसका मेन मोटिव है होम लोन बोरो करने वालों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो एक तो इंश्योरेंस ये हो गई। अब दूसरी जो हमने करनी है उसका नाम है की मैन इंश्योरेंस। अब की मैन इंश्योरेंस ना बेसिकली क्या होता है कि जैसे ना बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें मेन की मैन रहते हैं। की मैन क्या हो गया? कोई भी CEO हो गया या फिर कंपनी का मालिक हो गया, ऐसा व्यक्ति जिसके ना रहने पर कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसे की मैन
इंश्योरेंस कहते हैं, मतलब उस व्यक्ति को की मैन कह देते हैं, और अगर उसकी इंश्योरेंस करवा दी जाए तो उसको की मैन इंश्योरेंस कहते हैं। अब ये इंश्योरेंस ना, की मैन इंश्योरेंस स्पेशली ऐसे ही लोगों के लिए बनी हुई है। अब क्या है कि मान लो कि ये एक कंपनी के मालिक हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, है ना। अब क्या है कि इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। अब कंपनी का तो नुकसान होएगा बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इनके, कोई कॉन्ट्रैक्ट इधर से उधर करते हैं, है ना। तो अब क्या है, जो कीमैन इंश्योरेंस इनकी अगर हुई हुई थी तो क्या होगा कि कंपनी को जो होने वाला नुकसान वगैरह है कुछ पर्टिकुलर टाइम के दौरान, तो वो की मैन इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा और उसे कवर किया जा सकेगा, है ना। तो ऐसी इंश्योरेंस को क्या कहते हैं, हम की मैन इंश्योरेंस कहते हैं। स्पेशली बिजनेस ओनर्स के लिए ये डिजाइन की जाती है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद तीसरी हम बात करेंगे MWP एक्ट की। इसे कहते हैं मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये क्या है, ये जो एक्ट है ये बेसिकली एक MWP एक्ट 1874 है ये। अब ये क्या है, ये एक ऐसा एक्ट है जो कि मैरिड वुमन है और उसके बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो अपना बिजनेस करता है, और मोस्टली जो बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं वो लोन वगैरह लेकर ही होते हैं ना। अब मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने लोन पे अपना बिजनेस शुरू कर लिया। ठीक है। लोन पे उसने अपना घर गिरवी रख दिया और भी चीजें गिरवी रख दी। ठीक है जी। अब क्या है कि और उसने ना अपने लिए एक पॉलिसी खरीदी है, और वो पॉलिसी उसने MWP एक्ट के अंडर खरीद ली। अब क्या हुआ, मान लो कि वो व्यक्ति जो है बैंक हो गया, नुकसान हो गया उसका बहुत ज्यादा, या फिर वो व्यक्ति मर गया। ठीक है। अब क्या है कि जो लेनदार है, चाहे वो बैंक है चाहे प्राइवेट वाले हैं, अब वो तो अपना पैसा लेंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है, जिनसे उसने कर्जा लिया हुआ था। तो वो उसकी हर एक चीज पर अपना कब्जा कर सकते हैं, मतलब कोर्ट के थ्रू। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी ये पॉलिसी है ना, जो कि MWP एक्ट के अंडर खरीदी गई है, इसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ और उसके बच्चों को ही मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। इस पर कोई बैंक, कोई कंपनी अधिकार नहीं कर सकती, और वो व्यक्ति भी नहीं, खुद भी अगर वो जीवित है तब भी उसका भी कोई अधिकार नहीं है इस पर, है ना। पर अगर ये MWP एक्ट के अंडर ली गई है, ये कोई भी पॉलिसी हो सकती है जितनी हमने प्लान पढ़े हैं, किसी भी पॉलिसी को अगर MWP एक्ट के अंडर करवा लिया तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ और बच्चों का ही जो है अधिकार होगा। ठीक है। चलो, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सन्स डेथ। अब आपको बताना है उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, जो कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका जो मॉर्टगेज है उसको पे करती है। तो वो उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, मॉर्टगेज इंश्योरेंस कह देते हैं ना, अभी हमने बात की। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपसे और भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस है जो कि होम लोन बोरोवर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, तो मॉर्टगेज होगी। साथ ही साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ईएमआई के साथ ईएमआई के साथ बैंक का कर्जा कम होता रहता है, वैसे वैसे ही इस मॉर्टगेज इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड भी कम होता रहता है, और जैसे लास्ट ईएमआई दे दी जाती है इसका सम एश्योर्ड 0 हो जाता है ना। तो ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस पॉलिसी होती है, मतलब इसका जो प्रीमियम है वो कम होता रहता है साथ के साथ, मतलब टाइम के साथ साथ। ठीक है ना। तो ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ फीचर हैं जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। Keyman insurance is a term assurance policy where sum assured is linked to। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, उस पे सम अश्योर्ड किस चीज पर निर्भर करता है। देखिए, जो कीमैन इंश्योरेंस है ना, उसमें जिस कंपनी की के लिए कीमैन इंश्योरेंस की जा रही है ना, उस कंपनी का कितना बेनिफिट है, मतलब कितना हर साल का जो बेनिफिट है, प्रॉफिट कितना ले रहे हैं वो, उस चीज पर सम अश्योर्ड की वैल्यू जो है वो निर्भर करती है ना। इस बात पर नहीं करेगी कि एम्प्लॉयज कितने हैं, ना इस बात पर करेगी कि सीईओ की इनकम कितनी है। वो इस बात पर करेगी कि कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है, तो उसके हिसाब से सम अश्योर्ड की वैल्यू जो है वो डिसाइड की जाती है।
अच्छा, की मैन तो आप समझ ही गए, की मैन या की पर्सन कौन हो जाता है, जो कि बहुत क्रिटिकल है बिजनेस के लिए। अगर वो ना रहे और तो कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है ना, तो उसे की मैन कह देते हैं। आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग आउट अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको बताना है कि की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है। ऑफसेट बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट, ऑफसेट द बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कॉस्ट, ऑफसेट द बिजनेस रिकवरी कॉस्ट एंड प्रमोट द वर्कर हार्मनी। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी की मैन की डेथ हो गई है ना, तो अब क्या है, बिजनेस एकदम रुक जाएगा, क्योंकि वही देख रहा था ना कि सभी को सैलरियां कहाँ से आनी है, सारा जो खर्चे का काम है सब कुछ उसके हाथ में था। अब वो जो बिजनेस को रुकने नहीं ना देना है, उससे कितने सारे लोग जुड़े होते हैं। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो बेसिक बेनिफिट है वो क्या है, कि बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यू चलता रहे, काम चलता रहे। अगर वो कीमैन अगर ना भी हो तब भी बिजनेस कंटिन्यू रहे। ये बेसिक उसका बेनिफिट होता है कीमैन इंश्योरेंस का, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात है जिससे कि आप रिलेट कर जाओगे। लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। मतलब जो जब जो की पर्सन है वो काम करने लायक नहीं रहा, कोई भी कारण हो सकता है, बीमार हो गया, गायब हो गया, मृत्यु हो गई, तो उस समय के दौरान जो लॉसेस वगैरह है उनको उस की मैन इंश्योरेंस के पैसे से कवर किया जा सके, उन लॉसेस को कवर किया जा सके, तो ये भी इसका एक की बेनिफिट ही आ जाता है। If you need to purchase a keyman insurance policy, then what is the information that is going to be sought by insurer to assess the application? देखिए, अगर कोई जो कीमैन इंश्योरेंस कोई लेना चाहता है, तो जो इंश्योरर है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी इस पॉलिसी को देने से पहले। तो ऑप्शंस है यहाँ पे, बिजनेस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी ऑफ सीईओ, नेम ऑफ सीईओ एंड नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो देखिए सीधी सी बात है, इंश्योरर को सैलरी या नामों से तो कोई मतलब नहीं है, उनको तो ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, आईटीआर कितनी भरी है इन्होंने, क्या फायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट इनका हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। In case of policy affected under Married Women Property Act (MWP Act), the policy monies shall be payable to। देखिए ये जो MWP एक्ट के अंडर पॉलिसीज होती है ना, इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो अगर तो आपसे पूछा जाए कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, तो बेनिफिशियरी तो वाइफ और बच्चे होंगे। पर अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिसी में जो पैसा मिलेगा वो पेएबल किसे होगा, तो वो पेएबल होगा ट्रस्टी को। अब इसमें इसको और थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके आपको समझा देती हूँ कि एमडब्ल्यूपी एक्ट में, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर जो पॉलिसी है उसमें मिलने वाला बेनिफिट जो है वो सिर्फ वाइफ और बच्चों को ही मिलेगा, है ना। पर वो ना ट्रस्टी के थ्रू उनको मिलता है, क्योंकि ट्रस्टी कौन होता है, भरोसेमंद व्यक्ति। अब कंपनी को ये भी तो विश्वास होना चाहिए ना कि जो पैसा है वो वाइफ और बच्चों तक ही जा रहा है, वो कोई और ही नहीं लेके जा रहा है। तो ट्रस्टी जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो पैसा है वो सिर्फ सिर्फ वाइफ और बच्चों को मिल रहा है। तो अगर पेएबल पूछा जाएगा तो पेएबल होगा ट्रस्टी को, पर ट्रस्टी के थ्रू वो जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ उसके वाइफ और बच्चे ही होंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जाए। A policy is affected under Married Women Property Act if the policyholder doesn't appoint a special trustee to receive and administer the benefits under the policy, the sum assured under the policy becomes payable to। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पॉलिसी ली गई है एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर और पॉलिसी होल्डर ने ट्रस्टी पहले कोई अपॉइंट नहीं किया। अब ट्रस्टी कौन अपॉइंट हो सकता है, जो उसकी वाइफ है, उसका फादर हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, या फिर कोई भी उसका ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो सकता है। पर इस पॉलिसी होल्डर ने कोई स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट ही नहीं किया। अब जो उस पॉलिसी में बेनिफिट मिलना है वो फिर किसे पेएबल होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि सरकार के द्वारा ट्रस्टी जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके थ्रू फिर वो बेनिफिट जो है उसकी वाइफ और बच्चों को मिलता है। तो इसलिए आंसर इसका है ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। Which section of Married Women's Property Act provide the security of benefit under life insurance policy to wife and children? अब आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है एमडब्ल्यूपी एक्ट का जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स को वाइफ और चिल्ड्रन के लिए
मतलब सिक्योर करता है ना, प्रोवाइड करता है। तो वो सेक्शन है जी 6 नंबर सेक्शन है। और जो एक्ट है वो है 1874, सेक्शन उसका 6 है। एमडब्ल्यूपी एक्ट 1874 सेक्शन 6 इंश्योर करता है कि बेनिफिट जो है पॉलिसी का वो वाइफ और चिल्ड्रन को ही मिलेगा। और इसमें बेनिफिशियरी वाइफ और बच्चे ही होते हैं। पेएबल होगा ट्रस्टी को, बेनिफिशियरी पर वाइफ और किड्स होंगे। महेश रैन अ बिजनेस ऑन द बोरोड कैपिटल। महेश जो है ना, ये एक बोरोड कैपिटल पे, उधार लिए हुए पैसे पे अपना बिजनेस चलाता है। आफ्टर हिज सडन डिमाइज, ऑल क्रेडिटर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गो आफ्टर महेश असेट्स। अब क्या हुआ कि सडनली उसकी मृत्यु हो गई, और जितने भी लेनदार हैं वो तो उसके असेट्स के आएंगे कि भाई हमारा दो, पैसा वापस करो। विच ऑफ द बिलो असेट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ क्रेडिटर्स। अब इनमें से कौन सा ऐसा असेट है जो कि क्रेडिटर्स की रीच से, पहुंच से बाहर है। प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम, महेश के नाम पर जो प्रॉपर्टी है, महेश के बैंक अकाउंट, टर्म लाइफ पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट, या फिर म्यूचुअल फंड्स ओन्ड बाय द महेश। देखिए हर एक चीज पे क्रेडिटर अपना अधिकार जमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी जो कि खरीदी गई है सेक्शन 6 ऑफ एमडब्ल्यूपी एक्ट, इस पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा, महेश का खुद भी नहीं होगा। ठीक है, इस पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होगा। तो ऑप्शन 6 सी जो है आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग एमडब्ल्यूपी एक्ट केसेस। स्टेटमेंट है, दो दी हुई है, इनमें से सही आपको चूज करनी है। स्टेटमेंट 1 जो है ये कह रही है मेच्योरिटी और डेथ क्लेम चेक्स आर पेएबल टू पॉलिसी होल्डर। और स्टेटमेंट सेकंड कह रही है कि मेच्योरिटी और डेथ क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंडर है तो चाहे मेच्योरिटी का पैसा है चाहे डेथ क्लेम का पैसा है, वो पेएबल होगा ट्रस्टी को ही। और ट्रस्टी से फिर वो वाइफ को जाएगा, चाहे व्यक्ति जीवित है चाहे नहीं है, उसको अपना खुद भी लाभ नहीं मिलता पॉलिसी होल्डर को। ये सिर्फ और सिर्फ मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर है, तो वाइफ और बच्चों को ही मिलेगा। तो ट्रस्टी को पेएबल होगा और उसके बाद जाएगा वाइफ और बच्चों को, है ना। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। Ajay pays insurance premium for his employees. Which of the below insurance premium will be treated deductible as a compensation paid to employees? अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अजय ना इंश्योरेंस प्रीमियम भरता है अपने एम्प्लॉयज के लिए। अब इनमें से दो स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से कौन से ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसे कि एम्प्लॉयज के लिए एज कंपनसेशन नहीं यूज किया जा सकता। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट पेएबल टू एम्प्लॉयज। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयज के लिए ली गई है तो उनका बेनिफिट तो उन्हीं के लिए होगा ना। और कीमैन लाइफ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट पेएबल टू अजय। अब कीमैन पॉलिसी अगर ली गई है तो उसके बेनिफिट तो अजय को ही मिले कि अगर मुसीबत आ गई कुछ इस तरह की, है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। व्हाट डज द टर्म प्रीमियम डिनोट इन रिलेशन टू इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये क्या है, एक प्रकार का प्रोडक्ट है ना। अब इसको जब हम बाजार से जाते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो वैसे ही जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसा भरना पड़ता है। अब वो जो पैसा है वो क्या है, हम छोटी छोटी किस्तों में दे देते हैं, है ना। और उनको क्या कह देते हैं, प्रीमियम कह देते हैं। तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। मतलब पॉलिसी खरीदने के लिए जो हमें प्राइस देना पड़ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। Which of the following are the component used to calculate the gross premium? ग्रॉस प्रीमियम को कैलकुलेट करने के लिए किस चीज को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। नेट प्रीमियम, एक्सपेंस लोडिंग, लोडिंग ऑफ कॉन्टिजेंसीज, बोनस लोडिंग। देखिए जब ग्रॉस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं ना तो सब कुछ ही जोड़ा जाता है। नेट प्रीमियम, लोडिंग, बोनस लोडिंग, लोडिंग ऑफ कॉन्टिजेंसी, सब कुछ जोड़ा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 1 2 3 4 सब कुछ जोड़ेंगे फिर ग्रॉस प्रीमियम बनेगा। आपका डी जो है वो राइट आंसर है। व्हाट डज वैल्यूएशन इन द लाइफ इंश्योरेंस मीन्स। देखिए लाइफ इंश्योरेंस में
वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? देखो वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में वैल्यूएशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्या है ये, process by which value of all existing policies is ascertained in the life insurance policy। मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति ने जितनी भी पॉलिसीज खरीदी हुई हैं सभी को इकट्ठा कर लेना, जोड़ लेना, भाई कितनी वैल्यू बन रही है, कितनी पॉलिसीज ने अपने लिए सम एश्योर्ड कितना लिया हुआ है, उसको क्या कहेंगे यहाँ पे, वैल्यूएशन कहेंगे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरेंडर वैल्यू। देखिए सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब होता है कि आपने अपनी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना है और उसको आप बंद करवाना चाहते हैं, है ना। तो उसको हम सरेंडर कहते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है सरेंडर वैल्यू की। पहले क्या है कि पहले कंपनीज की तरफ से क्या था, IRDAI की गाइडलाइंस कि 3 साल तक हमें अपनी कोई भी पॉलिसी अगर हम चलवा लेते थे, मतलब उसको कंटिन्यू रखते थे, उसके बाद आप उसको सरेंडर करवा सकते थे। फिर एक टाइम हो गया 2 साल, और अब 2024 से ये हो चुका है 1 साल। मतलब 1 साल अगर आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भरा है ना, तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को क्या करवा सकते हो, सरेंडर करवा सकते हो। तो आपको जो भी कैश वैल्यू बन रही है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो अब सरेंडर वैल्यू की यहाँ पर बात हो रही है, तो सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड क्या यहाँ पे आया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका, कि कैश वैल्यू एसोसिएटेड विद द पॉलिसी इन केस प्रीमियम हैज बीन पेड फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। मतलब पूरा 1 साल अगर आपने प्रीमियम दिया है तो उसके बाद आपको सरेंडर वैल्यू, एक कैश वैल्यू मिल जाएगी। ये नहीं कि आप बोलो कि मैंने 8 महीने प्रीमियम दे दिया तो मेरे को सरेंडर कर दो, नहीं। तो अगर कैश वैल्यू आपको गारंटेड चाहिए तो मिनिमम 1 साल तक प्रीमियम जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। पुरानी किताबों में ये 2 साल या 3 साल भी होगा, तो इसको आपने अपडेट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब सरेंडर को पॉलिसी विड्रॉल भी कहते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन में आपको सरेंडर के साथ या फिर पॉलिसी विड्रॉल भी लिखा हो सकता है। मतलब आपने पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना है, चलाना नहीं है, पॉलिसी को विड्रॉ करवा लिया है ना, तो उसको भी सरेंडर ही कह देते हैं हम। हाँ जी, अब लोन और सरेंडर से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं जो कि आपको याद रखनी है। पहली तो बात आपको याद हो ही गई है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कितना, 1 साल तक अगर आपने उसको कंटिन्यू किया है, प्रीमियम भरे हैं, तो उस पर आप लोन भी ले सकते हैं और उसको सरेंडर भी करवा सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू, कोई भी सॉरी प्लान जो है जिसमें कैश वैल्यू है, यानी कि सेविंग एलिमेंट है, तो उसी पर ही आपको लोन या सरेंडर मिल सकता है। टर्म इंश्योरेंस में कोई सेविंग वैल्यू नहीं ना होती, सेविंग एलिमेंट नहीं होता, तो उसमें आपको कोई भी लोन या सरेंडर नहीं मिल सकता है। पॉलिसी होल्डर डिसकंटिन्यूस प्रीमियम पेमेंट फॉर द पॉलिसी। हाँ जी, यहाँ पे पॉलिसी लैप्स के बारे में बताया गया है कि अगर पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर दे तो पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि अगर लैप्स्ड पॉलिसी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लैप्स हुए हुए, है ना, और उसको फिर से पुनर्जीवित करवाना है, रिवाइव करवाना है, तो हमें उसके लिए एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी देना पड़ता है कि भाई क्या कारण था, क्यों लैप्स हुई। अपना मेडिकल देना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी पॉलिसी को फिर से पुनर्जीवित करवाना चाहता हूँ, तो उसको एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order for the policy to acquire a guaranteed surrender value, for how long must the premium be paid as per regulations। अब आप ये समझ गए कि अगर आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू अपनी पॉलिसी के लिए चाहिए तो कम से कम कितने साल तक प्रीमियम भरा होना चाहिए, 1 साल, है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो इज वन ऑफ द वेज ऑफ डिफाइनिंग द सरप्लस। देखिए सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस का मतलब होता है कि अगर आपकी कमाई ज्यादा है, खर्चे कम है ना, असेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो आपके पास क्या रहेगा, पैसा एक्स्ट्रा रहेगा, सरप्लस रहेगा। तो एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ यूलिप प्रीमियम। देखिए यूलिप कौन से प्लान है, मार्केट बेस्ड प्लान है ना। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कुछ आपको नहीं पता चलता है कि यहाँ पे यूलिप की प्रीमियम की बात नहीं हुई है, तो आपने कुछ नहीं, पहले आराम से ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। देखो अब ये कह रहे हैं कि यूलिप का जब प्रीमियम बनाया जाता है तो किस चीज का कोई उसमें लेना देना नहीं है, मतलब कौन यूलिप के प्रीमियम का कॉम्पोनेंट यहाँ पर नहीं होगा। पॉलिसी एलोकेशन चार्जेस, इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रीमियम, मोर्टेलिटी चार्जेस एंड सोशल सिक्योरिटी चार्जेस। देखिए अगर किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बनाया जा रहा है तो उसमें सोशल सिक्योरिटी चार्ज का क्या मतलब हुआ, ये तो कोई चार्ज ही नहीं होता है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आराम से ऑप्शंस को पढ़ना है, सोच समझ के, फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा
और आपको उसका राइट आंसर दे देना है। इंटरेस्ट रेट आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट यूज्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्रीमियम। देखिए जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। देखिए कोई भी अगर एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कस्टमर क्या चाहेगा कि प्रीमियम हमें कम देना पड़े, इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा मिल जाए, है ना। तो सीधी सी बात है, हायर द इंटरेस्ट रेट अज्यूम्ड, लोअर द प्रीमियम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। With regard to valuation of assets by insurance company, dash is the value at which life insurer has purchased or acquired its assets. देखिए अब इस क्वेश्चन में बात यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी के ही प्रॉपर्टी की हो रही है। कहते हैं कि अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के असेट्स की वैल्यूएशन की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपने असेट्स खरीदे हुए हैं, है ना, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी एट विच जिस वैल्यू पे उन्होंने उसे खरीदा है, तो उस वैल्यू को आप क्या कहोगे। तो देखिए उस वैल्यू को कहा जाता है बुक वैल्यू। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। In case of dash, a company expresses the bonus as percentage of basic benefit and already attached bonus. देखिए अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसे बोनस को क्या कहेंगे जहां पर जो कंपनी है वो बोनस को तो दे ही रही है बेसिक बेनिफिट, और उस पर ऑलरेडी जो अटैच्ड बोनस है उसकी परसेंटेज भी ऐड हो रही है। तो देखो ऐसे बोनस को ना कंपाउंड बोनस कहते हैं। बचपन में पढ़ा होगा आपने, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते थे ना। तो बोनस पर बोनस मिल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड बोनस कहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। कंस्ट्रक्ट अ वैलिड आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिसी लोन। अगर हम पॉलिसी लोन की बात करें तो यहाँ पे आपको वैलिड आर्गुमेंट चुननी है, तो सारी आर्गुमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। लोन ऑफ एनी अमाउंट कैन बी ऑब्टेन्ड इजिली, तो ये बात तो सही नहीं है, एनी अमाउंट का नहीं मिलेगा। जो भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है ना उसके हिसाब से ही लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। इंश्योर्ड कैन डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन, नहीं, इंश्योर्ड को ये पावर नहीं है कि वो टर्म्स और कंडीशंस डिसाइड कर दे, वो इंश्योरर ही डिसाइड करता है, तो ये भी बात गलत होगी। देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन टू रीपे द लोन, ये बात यहाँ पर सही है, क्योंकि अगर पॉलिसी पे आपने लोन लिया है तो कोई कंपनी की तरफ से लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपको वो लोन वापस ही करना पड़ेगा। वापस अगर कोई नहीं कर रहा है तो कोई चक्कर नहीं है, जब मेच्योरिटी का पैसा मिलेगा तो उसमें से कंपनी लोन वाला पैसा काट लेगी और वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन सी है। ठीक है जी। तो और लास्ट ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा है नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड। कोलेट्रल उस केस में आपकी पॉलिसी बॉन्ड ही बन जाता है, वही वही एज गिरवी रखना पड़ता है लोन लेने के लिए कंपनी के पास। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर वैलिड आर्गुमेंट रहेगी पॉलिसी लोन के रिगार्डिंग। चलिए भाई एंड में बोनस क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर आंसर जो है मुझे आपने कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दी गई है ग्रीवेंस रूल्स, मतलब वही हमने ऑम्बड्समैन पढ़ा है ना, उसके रिगार्डिंग तीन बातें कही गई है और बताना है कि कौन सी यहाँ पे सही है। द एम एट द रिजॉल्विंग द कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, प्रोवाइडिंग ग्रीवेंस टू कंज्यूमर। तो इनमें से बताना है आपको कि इन तीनों में से अगर हम रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस रूल्स के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो जो भी ये राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।